आज हम अपने इस खास कार्यक्रम में बात करेंगे आईवीएफ की। खराब लाइफस्टाइल और अनहेल्दी खानपान से लोगों की फर्टिलिटी बुरी तरह से प्रभावित हो रही है, जिसके चलते लोगों को बच्चे पैदा करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रेगनेंसी में परेशानी आने पर लोग आईवीएफ का सहारा ले रहे हैं। कई लोगों को आईवीएफ के बारे में जानकारी नहीं होती है, इसके बारे में जागरूकता बहुत कम है। इस वजह से वो इसका लाभ नहीं ले पाते हैं। माँ बाप बनने का एहसास हर कपल के लिए सबसे खास होता है। हालांकि आजकल जिस तरह से लाइफस्टाइल बिगड़ रही है, इनफर्टिलिटी जैसी समस्याएं भी बढ़ रही हैं। नेचुरली बच्चा पैदा करने के लिए कपल्स को दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि इनफर्टिलिटी जो है हम देख रहे हैं कि बहुत कॉमन हो गई है, जिसकी वजह से उन्हें आईवीएफ की मदद लेनी पड़ती है। अब आईवीएफ का पूरा नाम इन दिनों आपको बता दें कि फर्टिलाइजेशन को लेकर है। इसमें जो फीमेल पार्टनर के एग्स जो है और जो मेल पार्टनर के स्पर्म है, उन्हें गर्भ के बाहर एक ट्यूब में निषेचन कराकर भ्रूण तैयार किया जाता है। ये एक नई हम कह सकते हैं कि साइंस है। आईवीएफ पीरियड शुरू करने से लेकर प्रेगनेंसी टेस्ट के पॉजिटिव आने तक में करीब 6 हफ्ते का जो ये पूरा पीरियड है वह लगता है। अब आईवीएफ इन दिनों आपको बता दें कि फर्टिलाइजेशन, विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसे आम बोलचाल में जो है टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहते हैं। आज हम इसी को लेकर बात करेंगे कि आईवीएफ कितना सेफ है, कितना महंगा है, शुरू इस प्रोग्रेस में कितना समय जो है वे लगता है, ये पूरा प्रोसेस कितना महंगा भी पड़ सकता है, और क्या हेल्दी बेबी होगा, ये भी आपके मन में सवाल होगा। इसी टॉपिक पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट्स का पूरा पैनल जुड़ेगा। आप भी हमें स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहा है, इस पर कॉल करके एक्सपर्ट्स से, डॉक्टर्स से अपने सवाल जो है वो आईवीएफ को लेकर पूछ सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान जो है वे पा सकते हैं। तो विस्तार से इस पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आईवीएफ के बारे में आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बता देते हैं। आईवीएफ के बाद बता दें कि सावधानी भी बरतने की बहुत जरूरत होती है। इससे जुड़े भी आपको जानकारी देंगे। भारी सामान उठाने से भी बचना है, दवाएं मिस नहीं करनी है, क्योंकि बता दें कि आईवीएफ के प्रोसीजर से पहले आपकी फर्टिलिटी को इंप्रूव करने के लिए, ना केवल फीमेल, मेल के लिए भी आपकी फर्टिलिटी को इंप्रूव करने के लिए कई सारी मेडिसिन जो है वो डॉक्टर्स आपको देते हैं। अब दवाएं जो है वो मिस नहीं करनी है, अल्कोहल का इस्तेमाल ना करें, ऐसा भी डॉक्टर्स जो है वे कहते हैं। स्वस्थ आहार लें, स्ट्रेस जो है उसे कम करना है, क्योंकि कहा जाता है कि फर्टिलिटी में स्ट्रेस का बहुत बड़ा रोल होता है। अपने सोने जगने का पैटर्न जो है वह भी सुधारें, किसी भी तरह के केमिकल से दूर रहें। कैफीन, अगर आपने देखा होगा, प्रेगनेंसी में भी कैफीन जो है वो लेने से मना किया जाता है। शराब, ड्रग्स का सेवन ना करें, नियमित चेकअप जो है वे कराएं, और इस बीच सफर करने से भी बचे, ये भी डॉक्टर्स जो है वो कहते हैं। तो ये सभी सलाह जो है वो डॉक्टर्स देते हैं। आईवीएफ क्या होता है, इसका पूरा प्रोसीजर क्या होता है, कई सारे सवाल जो है वे आपके जहन में होंगे, और बेहद जरूरी भी है, क्योंकि आज भी आईवीएफ को लेकर कहा जाता है कि बहुत कम लोगों को इसके बारे में जानकारी है। चलिए, हमारे साथ डॉक्टर नुपुर गुप्ता जुड़ चुकी है, गायनोलॉजिस्ट हैं। मैम, बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। सबसे पहले तो मैं बहुत सिंपल से क्वेश्चन मैम आपसे पूछना चाहूंगी, और ये सवाल मुझे लगता है जो सभी दर्शक देख रहे हैं उनके अभी जहन में होगा कि आईवीएफ होता क्या है और इसका प्रोसीजर क्या होता है। एक आम सी और सरल सी भाषा में अगर आप इसको डिफाइन कर पाए तो। देखिए, आईवीएफ एक असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है, जिसमें हम अंडा जो कि फीमेल्स का है और कीटाणु जो कि मेल्स का है, दोनों को हम बाहर टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइज करते हैं। इसीलिए इसको टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहा जाता है, और ह्यूमन बॉडी के ये बाहर लेबोरेटरी में किया जाता है। तो इससे हम एग्स जो है लेडी से रिट्रीव करते हैं, जिसको हम ओवरी से निकालते हैं, और मैन्युअली उसको लैब में हम स्पर्म के साथ कंबाइन करते हैं, और दोनों को जब एकजुट किया जाता है उसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन। ये एक प्रक्रिया है जिस फर्टिलाइजेशन के द्वारा कीटाणु और एग दोनों मिलकर एम्ब्रियो बनाते हैं, जिसको हम फर्टिलाइज्ड एग भी कहते हैं। और फाइनली इसी एम्ब्रियो को जब बच्चेदानी के अंदर या वोम के अंदर रखा जाता है, और जब वो बच्चेदानी की वॉल में इम्प्लांट हो जाता है, तो उससे प्रेगनेंसी की जाती है, और बहुत लोगों को हो भी जाती है। और ये परफॉर्म किया जी, जाता है उन महिलाओं में या उन कपल्स में जो इनफर्टिलिटी इश्यूज द्वारा ग्रसित हैं।
अब जैसे डॉक्टर नुपुर, हम इनफर्टिलिटी का जिक्र कर रहे थे। अब इनफर्टिलिटी को लेकर ये कहा जाता है कि इनफर्टिलिटी में सबसे ज़्यादा फीमेल, अगर मैं फीमेल से शुरुआत करना चाहूँगी कि इनफर्टिलिटी जो है वो मेल्स में भी हो सकती है। अगर मैं फीमेल्स की बात कर रही हूँ तो फीमेल एग की अगर हम बात करें वही नहीं बन रहा, तो क्या आईवीएफ हो पाएगा? क्योंकि यहाँ तो एग ही जो है वो नहीं बन रहा, तो क्या उसके लिए आप पहले मेडिसिन देते हैं? उससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि आईवीएफ क्यों किया जाता है। एग नहीं राइट। बन रहा वो एक कारण है, जो कि उन महिलाओं में जिनकी मैटरनल एज या जिनकी उम्र बहुत एडवांस हो चुकी है, जो 35 ईयर्स एंड अबव है। हालांकि कुछ महिलाएं ऐसी हैं कि कम उम्र में भी एग नहीं बन पाता, पर कुछ ऐसे इंडिकेशन है जिसमें हमें फिर भी आईवीएफ करना पड़ता है। जैसे कि किसी भी महिला की ट्यूब ब्लॉक है यदि, या ट्यूब डैमेज हो गई कोई भी इंफेक्शन के द्वारा, कभी कभी सीवियर एंडोमेट्रियोसिस करके एक कंडीशन होती है, उसमें आईवीएफ किया जाता है। या अंडे बन रहे हैं लेकिन बहुत ज्यादा बन रहे हैं, जिसको हम कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरीज, जी। उसमें भी करना पड़ सकता है। कई बार बच्चेदानी की प्रॉब्लम की वजह से करना पड़ सकता है। कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं जिसकी वजह से हम ये करते हैं, और कुछ महिलाएं और कुछ कपल्स में ऐसे भी रीजन है जो अनएक्सप्लेन्ड है, जिसमें कई बार कोई कारण नहीं मिलता, पर आईवीएफ के द्वारा वो फिर भी प्रेगनेंसी का आनंद उठा सकते हैं। पॉलिसिस्टिक सिंड्रोम का आपने बात करा है, क्योंकि मैं पीसीओएस की बात करूं तो ये एक बहुत ही कॉमन जो है आज हर एक महिला में जो है पाया जा रहा है। क्या सबसे ज्यादा केसेस अगर आज हम बोले आईवीएफ के पीसीओएस से रिलेटेड आते हैं डॉक्टर? हाँ, पीसीओएस एक बहुत ही मुख्य कारण है इसमें, क्योंकि मल्टीपल एग्स बन जाते हैं अंडेदानी में। इसमें एग्स की कमी नहीं होती, लेकिन एग मेच्योर नहीं हो पाता। तो कुछ पीसीओएस की कंडीशंस हैं जिसमें मल्टीपल एग्स बने जा रहे हैं। कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें हम दवा देते हैं पर वो रिस्पॉन्ड नहीं करते। और कुछ ऐसी पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं जिसमें दवा देने पर वो हाइपर स्टिमुलेट हो जाती है और बहुत सारे एग जी। बनने लगते हैं, जिसकी वजह से मल्टीपल प्रेगनेंसी का भी रिस्क हो जाता है। जब इनमें आईवीएफ किया जाता है तो बहुत ही ध्यानपूर्वक इन केसेस को हैंडल करना पड़ता है। तो मेडिसिन जो होते हैं डॉक्टर नुपुर, क्या वो प्री रहती हैं या पोस्ट रहती हैं? कि आईवीएफ से पहले आपको मेडिसिन देनी पड़ती हैं या पोस्ट देनी पड़ती हैं, या फिर दोनों हम जो है प्रोबेबिलिटीज देखते हैं? तो आईवीएफ के कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप है कि प्रेगनेंसी नहीं हो रही और आप 1 साल से कोशिश कर रहे हैं प्रेगनेंसी ट्राई करने के लिए, लेकिन आपको उसका रिजल्ट नहीं मिला, तो सबसे पहली जो विजिट है वो आपकी हेल्थ केयर प्रोवाइडर या आईवीएफ या फर्टिलिटी कंसल्टेंट से मुलाकात है, जिसमें आप डिस्कस करेंगे कि ये भी एक ऑप्शन है। साथ ही साथ कुछ टेस्ट भी किए जाते हैं, जैसे कि सीमन एनालिसिस, हस्बैंड का टेस्ट, अल्ट्रासाउंड देखने के लिए कि अंडेदानी का रिजर्व कैसा है, कुछ ब्लड टेस्ट, पैप टेस्ट, और फिर फर्टिलिटी मेडिकेशन स्टार्ट की जाती है। आपकी डिटेल्ड फैमिली हिस्ट्री ली जाती है, जेनेटिक कैरियर स्क्रीनिंग अगर जरूरत है तो वो करते हैं। कई बार बच्चेदानी को भी इवेलुएट करते हैं हिस्ट्रोस्कोपी के द्वारा, जिसमें यूट्रस को हम अंदर से भी देखते हैं, और फिर प्लान बनाया जाता है। तो हर कपल का अलग प्लान होता है और वो कस्टमाइज्ड होता है उनकी प्रॉब्लम को लेकर। पर उसके अलावा ये सब पूरा वर्कअप करने के बाद कभी कभी हमें साइकिल रेगुलेट करने के लिए या अंडा रिट्रीव करने के लिए, जिसको हम जी। ओवरी को या अंडेदानी को स्टिमुलेट करते हैं ताकि उसमें बहुत सारे एग बने। नॉर्मली हर महीने सिर्फ एक ही अंडा बनता है अंडेदानी में, पर जब हमें ओवरी को स्टिमुलेट करना है, जब हमें प्रेगनेंसी करनी है उस कपल में जिसको इनफर्टिलिटी है, या फिर हम आईवीएफ की प्रक्रिया स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि बहुत सारे एग बने। उस प्रोसीजर को हम कहते हैं ठीक है, ठीक है डॉक्टर नुपुर। ओवेरियन। हमारे साथ डॉक्टर चारू यादव भी जुड़ चुके हैं, सीनियर कंसल्टेंट है, गायनोलॉजिस्ट है। मैम, बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। हम अभी फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे थे कि अगर आपको इनफर्टिलिटी है तो आप कैसे आईवीएफ जो है कर सकते हैं। मेल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो क्या ऐसे सर्कमस्टांसेस रहते हैं कि आईवीएफ की जरूरत जो है वह पड़ती है? अगर हम बात करें मेल पॉइंट ऑफ व्यू से, उनकी फर्टिलिटी में क्या कुछ कमी जो है वह रहती है और इसे किस तरह से ठीक करके आईवीएफ जो है वह किया जा सकता है प्रोसीजर? राइट। मेल फॉर इनफर्टिलिटी के मेन हो गए कि जैसे कि स्पर्म कम है, या फिर स्पर्म की जो मोटिलिटी है वो कम है, या स्पर्म में कोई डिफेक्ट जिसकी वजह से हमारी इनफर्टिलिटी हो रही है। तो मेल का सीमन एनालिसिस करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि है किस चीज में, अमाउंट में कमी है, मोटिलिटी में कमी है, डिफेक्ट है स्पर्म जिसकी वजह से कमी है। तो स्पेसिफिक प्रॉब्लम को हम
करके ट्रीट करते हैं। अगर तो उसके अमाउंट कम है तो हम बहुत ही अच्छी इक्सी जैसी होता है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। माने अगर हमारे पास बहुत ही कम स्पर्म है पर सीमन सैंपल, तो हम सीमन करते हैं जो सबसे हेल्दी स्पर्म है उन्हें हम एक माइक्रोपिपेट से या उठाते हैं और सीधे एग के अंदर डाल देते हैं। तो इस तरीके से अगर हमारे पास कुछ अच्छे स्पर्म्स भी हैं तो हम प्रेगनेंसी बहुत ही आराम से कर सकते हैं। ये एक काफी आसान तरीके की ट्रीटमेंट्स हैं जो इतनी सुनने में मुश्किल लग रही हैं, है नहीं, परंतु इनमें नॉर्मल नेचुरल प्रेगनेंसी होने के चांस कम हो जाते हैं। और अगर हम IUI जहां हम स्पर्म को जैसे नेचुरली अगर होता है तो वजाइना में सीमन रहता है, तो सीमन में से स्पर्म को कॉन्सेंट्रेट कर लेते हैं, उसमें छोड़ के आते हैं। अगर हम यूट्रस में भी छोड़ के यदि हमारे पास बहुत ही कम फंक्शनल स्पर्म्स हैं, ऐसी होने के चांस कम है, परंतु जिसके उन स्पर्म जो मोटाइल भी हैं, जो हेल्थी जी कम नंबर में है, तो हम कम नंबर 6 स्पर्म उठा के सीधे एग के देते हैं और फर्टिलाइजेशन करा देते हैं। तो दिस टैकलिंग मेल इनफर्टिलिटी। क्या ऐसे भी केसेस डॉक्टर चारू रहते हैं कि दोनों कपल्स में से एक की फर्टिलिटी में इशू और दूसरी की फर्टिलिटी जो है वह सही है, तो उस केस में क्या होता है? देखिए, समझना है कि इनफर्टिलिटी एक कपल का इशू है ना, उसको मेल इनफर्टिलिटी या फीमेल इनफर्टिलिटी कह देते हैं, और कपल्स जो हैं बड़े डीमोटिवेट हो जाते हैं, सारा ब्लेम तरीके से एक पार्टनर पे आ जाता है, कारण हम बच्चे नहीं कर पा रहे हैं। तो वी हैव टू, ये कोई मेल या फीमेल है जो इनफर्टाइल है तो एक बच्चा नहीं कर सकता है, एक कपल होता है, कपल फर्टाइल होता है। बट यस, अगर एक जगह हमने डील नहीं की है कि मेल में मेल सीमन में दैट इज आवर कॉज फॉर इनफर्टिलिटी, तो तरीके से हम मेल टैकल कर लेते हैं। फीमेल का सबसे कॉमन कॉज है कि हमारे जो बन रहे हैं वो समय पे नहीं बन रहे हैं या ओव्यूलेट नहीं हो पा रहे हैं। तो इसने बहुत अच्छा बताया कि ओव्यूलेशन माने अंडा बनने के लिए हार्मोनल स्टिमुलस दिया जाता है, कि हम वो स्टिमुलस दे दें जिससे और ओव्यूलेट होए और हम फैक्टर ऑफ इनफर्टिलिटी को कम कर सकते हैं। डॉक्टर नुपुर, अभी बहुत से दर्शकों के मन में सवाल उठ रहा होगा जो पहली बार IVF के बारे में सुन रहे होंगे या फिर इस प्रोसीजर के बारे में सोच रहे होंगे, क्या बेबी डॉक्टर नुपुर हेल्दी होगा? मुझे लगता है कि ये सवाल जो है वो सब में अभी कॉन्शियस में आ रहा होगा कि बेबी कितना हेल्दी होगा। हेल्दी होगा क्योंकि ये नेचुरल साइकिल को मिमिक करता है। नेचुरल साइकिल में क्या होता है कि एग और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर ही ये प्रक्रिया होती है। जो फर्टिलाइजेशन है वो ट्यूब में होता है और जो इम्प्लांटेशन है वो यूट्रस में होता है। पर जब हम ये प्रक्रिया आर्टिफिशियल टेक्निक से या फिर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या टेस्ट ट्यूब बेबी से करते हैं, तो उसमें भी जो एग है और जो स्पर्म है वो दोनों कपल का ही लिया जाता है। बस इसी प्रोसेस को अंडर विजन जो है एम्ब्रियोलॉजिस्ट उसको लेबोरेटरी में इस प्रोसेस की प्रक्रिया को कंप्लीट करते हैं। जब फर्टिलाइज्ड एग यानी कि एम्ब्रियो बन जाता है तब उसको यूट्रस में इम्प्लांट किया जाता है। बस यही डिफरेंस है कि ये कॉस्टली है और दूसरी चीज इसमें कुछ समय लगता है। और जैसे नेचुरल प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करते हैं और हर प्रेगनेंसी सक्सेसफुल नहीं होती, इसी तरह से टेस्ट ट्यूब बेबी या IVF भी हर बार सक्सेसफुल नहीं होता। लेकिन जो हेल्दी बेबी की या हेल्दी प्रेगनेंसी की बात है वो सेम होगी एज अ नेचुरल प्रेगनेंसी। लेकिन अगर मैं ओवरऑल बात करूं कि इसका सक्सेस रेट कितना है, क्योंकि गूगल जी तो कह रहे हैं कि यहाँ पर सक्सेस रेट जो है वो 75 to 90% है। अगर आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताएं तो इसका सक्सेस रेट क्या है? देखिए, सक्सेस रेट जो है वो डिपेंड करता है मल्टीपल फैक्टर्स पे कि एग की क्वालिटी कैसी है, स्पर्म कैसा है, मदर की एज क्या है, और भी मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो इसमें रोल प्ले करते हैं कि आपको कोई मेडिकल इलनेस है, आपको ट्यूबरकुलोसिस है, आपकी मल्टीपल सर्जरी हो रखी है,
या आपकी उम्र बहुत ही एडवांस हो रखी है, या आपका एएमएच बहुत लो है, स्पर्म काउंट में कुछ प्रॉब्लम है, तो मल्टीपल फैक्टर्स इसमें रोल प्ले करते हैं। पर इन एवरेज सेंटर्स, चाहे हम वर्ल्ड की बात करें या फिर इंडिया की बात करें, ऑलमोस्ट 50 to 60% सक्सेस रेट तो है ही। और जब हम सक्सेस रेट की बात करते हैं तो इसमें बहुत सारी चीजें सक्सेस में गिनी जाती हैं, जैसे कि पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट कितनों में आया, केमिकल प्रेगनेंसी कितने में हुई, फिर 6 वीक्स में प्रेगनेंसी कितनों में कंटिन्यू हुई, उसके बाद कितने मिसकैरेज हो गए, कितने प्रीमेच्योर डिलीवरी हो गए, और अल्टीमेटली टेक होम बेबी रेट, यानी कि प्रेगनेंसी होने के बाद कितनी ऐसी महिलाएं जो बच्चे, जिनको बच्चे मिले और वो प्रेगनेंसी पूरे टाइम तक कंटिन्यू हुई। तो अगर हम सक्सेस रेट की, पॉजिटिव प्रेगनेंसी रेट कितना है, तो यस वो 70 to 80% होगा, क्यों नहीं। लेकिन अल्टीमेटली कितने लोग उस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू कर पाते हैं और टर्म तक ले जाते हैं और डिलीवरी होके बच्चा उन्हें मिलता है, वो सक्सेस रेट और ये सक्सेस रेट दोनों डिफरेंट है। डॉक्टर चारू, क्योंकि आज के समय में मैंने देखा है कि पहले 21 से 24 साल की एज में महिलाएं और पुरुषों की भी अगर मैं बात करूं तो आज से मैं कुछ 20 साल पहले का जिक्र कर रही हूं, तब शादी जो है वह कर ली जाती थी। लेकिन आज करियर हम देख रहे हैं उसके कारण, क्योंकि फीमेल्स जो हैं वो 30 या 28 की एज में शादी करना प्रेफर करती हैं और कई बार 30 के आफ्टर भी, और मेल्स भी यही प्रेफर करते हैं। तो फ्रोजन एग का मैंने बहुत सोशल मीडिया पर और बहुत सारी जगहों पर एक्ट्रेसेस भी कई दफ़ा कहती हैं कि वो एग्स जो है वो फ्रोज कर रही हैं। क्या वो आईवीएफ के लिए सेफ है? बिल्कुल। सबसे पहले हमें पड़ेगा कि जैसे पहले यंग एज में ही हम बच्चे कर लेते, इवन दो आई स्टिल बिलीव कि कोई नॉन यूजफुल नहीं हो जाता टिल द टाइम दैट आर यूजफुल। हमारे पास एक टेस्ट कहते हैं एएमएच, एक ऐसा टेस्ट है जो हमें ओवेरियन रिजर्व बता रहा है। ओवेरियन रिजर्व का क्या मतलब है कि कितने अच्छे हमारे पास बाकी हैं, हमारी फर्टिलिटी कितनी जी। यदि हमें लगता है बहुत लंबे समय के लिए अब नहीं करने हैं और हमें एक लेट प्रेगनेंसी प्लान, डू अंडरस्टैंड हमारा एएमएच या फर्टिलिटी है वो धीरे धीरे एज डिटीरियोरेट होती जाएगी, है ना। एंड पास ये एक अच्छा ऑप्शन है जहाँ एग को फ्रीज कर लेते हैं। अब वी आर फ्रीजिंग देम फॉर द टाइम। हम ये सोच रहे हैं कि पता नहीं कि हम लेट पे करना चाहते हैं या 36 करना चाहते हैं या 40 पे भी कुछ लेडीज वांट टू हैव अ वेरी लेट। यदि हम इन बच्चों को लेट चाहते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि हम माँ बनने की अपॉर्चुनिटी खो दें। कर रहे हैं नॉट ओनली दैट, कुछ ऐसा ट्रीटमेंट अंडरगो करना चाह रहे हैं, सर्जरीज दे हैव टू अंडरगो सच सर्जरीज जिसके अंदर फर्टिलिटी पर हो सकती है। में हम पहले ही एग्स को फ्रीज कर, नेवर वी वांट अ प्रेगनेंसी, एंड हम कहते हैं कि एक अच्छा समय है प्रेगनेंसी के लिए, तो हम उन एग्स को फ्रीज करके आईवीएफ के थ्रू प्रेग्नेंट हैं। तो ये डेफिनेटली हमारी साइंस में जिस हम फर्टिलिटी रिजर्वेशन कर सकते हैं। सारे लोग जो सोच रहे हैं कि उन्हें बहुत लेट प्रेगनेंसी करनी है या उन्हें सर्जरी या ऐसे प्रोसीजर कराना है जहां फर्टिलिटी हैम्पर हो सकती है, तो वो अपने एग्स करा सकते हैं एंड एट अ लेट स्टेज हम प्रेगनेंसी के बाद सोच सकते हैं। डॉक्टर नुपुर, एग्स फ्रीज करने का क्या प्रोसीजर जो है वो रहता है डॉक्टर नुपुर? देखिए ऐसा है कि ऑन द होल इट इज प्रोसेस। डॉक्टर चारू, ये सवाल मेरा डॉक्टर नुपुर से था और एक बार मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगी कि डॉक्टर चारू को एक बार फिर से सही से कनेक्ट करें। उनकी जो आवाज है उनमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है। जी डॉक्टर नुपुर। देखिए, एग फ्रीज करने की जैसे उन्होंने बताया कुछ क्राइटेरिया है कि एएमएच सही होना चाहिए और आपकी उम्र 30 से 35 साल की हो तो सबसे अच्छा है। और एग फ्रीजिंग का जो टेक्निक है वो बहुत ही सिंपल है, जिसमें हमें ओवरीज से हमें एग निकालने, तो हमें ओवरीज से एग निकालने के लिए हमें ओवरी को स्टिमुलेट करना पड़ता है, यानी कि हम दवाई या इंजेक्शन देते हैं जिससे कि ओवरी मल्टीपल एग बनाए। जैसा कि मैंने पहले बताया कि हर महीने ओवरी से एक ही एग रिलीज होता है, पर इस प्रोसीजर में हम चाहते हैं कि मल्टीपल एग्स बने ताकि एज मेनी एग्स आप हार्वेस्ट कर पाए और उसको स्टोर कर पाए
और इन्हीं एग्स को बाद में थॉ करके यूज यूज किया जाएगा। और इस दौरान जब इंजेक्शन दिए जाते हैं या मेडिकेशन दी जाती है तो बहुत जरूरी है अल्ट्रासाउंड द्वारा ओवरी को मॉनिटर करना, और साथ ही साथ दवाइयां देना, और वो टाइम चूज करना जब मैक्सिमम एग बन गए हैं। और इस प्रोसीजर को हम कहते हैं ओवम पिकअप, जबकि हम एग रिट्रीवल करते हैं या फिर जो मल्टीपल एग्स बन गए उनको निकालते हैं अल्ट्रासाउंड गाइडेंस में, और निकालने के बाद एम्ब्रियोलॉजिस्ट को दिए जाते हैं जो कि जो डॉक्टर जो नुपुर, कि मेरा एक बहुत प्रिजर्व इंटरेस्टिंग करने की क्वेश्चन है प्रक्रिया है। आपसे कि ये जो एग्स फ्रीज करने की ड्यूरेशन है ये कितने तक रहती है? इज दिस अनलिमिटेड या फिर कोई एक ड्यूरेशन तक ही आप इसे फ्रीज कर सकते नहीं, इसको आप कब तक भी फ्रीज कर सकते हैं। और आपको इन इन एग्स को यूटिलाइज करने के लिए जो इंडिया में एज है कि हम चाहते हैं कि हम आईवीएफ कर के द्वारा इन एग्स को यूज करना चाहते हैं, वो एज है अप टू 49 ईयर्स। मतलब कि 40, अगर आपने 40 ईयर्स पे भी एग प्रिजर्व किया अपना, तो आपको 9 साल में उसको यूज करना जरूरी है। परंतु जितनी जल्दी हम एग फ्रीज करेंगे उसकी उतनी अच्छी क्वालिटी रहेगी। हैं? और इसका सक्सेस रेट क्या होता है अगर एग्स फ्रीज करके आप आईवीएफ के थ्रू जा रहे हैं तो? इसका सक्सेस रेट अच्छा रहता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि आपने सही उम्र में एग को फ्रीज कराया तो आपकी क्वालिटी ऑफ जो एग है वो मेंटेन रहती है। अगर आप 40 साल में भी प्रेगनेंसी प्लान करेंगे, पर अगर एग की उम्र 30 या 35 ईयर्स है, तो उसका सक्सेस रेट बहुत अच्छा रहेगा। डॉक्टर चारू, दो हमने सवाल ये मेरे भी आपसे देखा है। रहेंगे, हाँ, क्योंकि एक तो एग फ्रीज करने की कॉस्ट क्या रहती है, क्योंकि अभी सभी दर्शक सोच रहे होंगे कि ये ना हो कि ये बहुत ही एक्सपेंसिव हो। और दूसरी बात ये कि आप जितनी भी महिलाएं हैं और जितनी भी यंग जनरेशन की बहुत सी ऐसी लड़कियां होंगी जो अभी आफ्टर 30 प्लानिंग कर रही होंगी शादी की या फिर कंसीव करने की, तो उन्हें आप क्या सलाह देंगी कि किस एज में वो अपने एग्स जो है वो फ्रीज करा रहे? तो इनफर्टिलिटी को लेकर एक कह सकते हैं कि चिंता जो है कुछ एक 10 साल तक तो उनकी दूर ही रहेगी। सबसे अच्छी उम्र एग फ्रीज करने के लिए 30 से 35 साल की उम्र है। डॉक्टर क्योंकि चारू, आपसे मेरा सवाल है। के बाद, जी हाँ, जी डॉक्टर चारू। जी, सबसे पहले तो अगर हम सोच रहे हैं कि हम एक करेंगे तो अर्लियर द बेटर। तो हमने ये डिसाइड किया है कि हाँ, हमने ये डिसाइड कि वी आर गोइंग टू हैव अ लेट प्रेगनेंसी, तो सबसे बेस्ट समय है अपना एग करने के लिए व्हेन हमने ये डिसाइड कर लिया है। अब हम अनडिसाइडेड हैं दैट मे बी वी आर गोइंग टू हैव एन अर्ली प्रेगनेंसी, देन हमारा सवाल है बैठे और हम ये डिसाइड करें कि क्या हम अभी प्रेगनेंसी इन द नेक्स्ट 2 प्लान कर रहे हैं अराउंड 30 और 35। अगर नहीं तो जल्दी हो सकता है लेट 20, दैट इज द बेस्ट टाइम टू फ्रीज योर एग, क्योंकि हमारा AMH जैसे हमारी फर्टिलिटी बेस्ट समय के दौरान में है, तो हमारी अर्लियर द बेटर 25 से लेके तक हम कभी भी कर सकते हैं। परंतु जैसे जैसे हम 35 की तरफ जाते जा रहे हैं हमारी क्वालिटी 25 से थोड़ी लेस बेटर हो गई है। बट बडी शुड टेक अ डिसीजन, आराम से बैठे। ये एक बहुत ही एक्सपेंसिव, आप देख रहे हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ ऐसी हो गई है कि लिविंग एंड नॉर्मल चीजों में हम इतना पैसा खर्च, जो हम बाहर जाते हैं हम खाने खाते हैं, हमारे का खर्च ही इतना है कि कि इस चीज को हम एक्सपेंस नहीं मानते हैं। हम इस चीज को सोचते हैं ये हमारी क्वालिटी बेटर कर रही है। दिस इज आवर लाइफ, दिस इज द अमाउंट इट टेक्स टू सर्वाइव मल्टीनेशनल सिटी नाउडेज। हम इससे IVF की कॉस्ट कंपेयर करें, ₹1 में हम एक ऐसी है जो हमें लाइफ लॉन्ग खुशी देने वाली है। क्या किसी एक्सपेंस से ज्यादा इम्पोर्टेंट है जाके जब हमें बच्चे चाहिए होंगे और हमने अपना एग प्रिजर्व नहीं कर पा रहा है और हमारे AMH अब अच्छा नहीं, हमारी फर्टिलिटी अब अच्छी नहीं लगी, तो हम ये सोचेंगे ये छोटी सी एज कम्पेयर टू द वी विल अचीव एट 38 और 30 व्हेन वी फाइनली डिसाइड टू हैव दिस। और 40 ईयर्स पे अगर हम सोचें कि हमारा प्रिजर्वेशन कितना था, तो वो बहुत लगेगा एज कम्पेयर टू जब हम 20 साल पे बैठ के
कि हम अपना एग प्रिजर्व करेंगे। जी। तो विद जैसे लाइफ बढ़ेगी वैसे वैसे वो अमाउंट ऑफ मनी विल नॉट सीम एज मच। हर सेंटर का एक कॉस्ट ऑफ ओवम प्रिजर्वेशन है। ओवम रिट्रीवल इन इटसेल्फ, जो हम जैसे मैडम ओवम पिकअप और उसको रिट्रीव करने का कॉस्ट ज्यादा नहीं है, बहुत अफोर्डेबल है। हाउएवर हाँ, हम कितने साल के लिए को प्रिजर्व करना चाहते हैं वो आपको बैठ के अपने सेंटर के अकॉर्डिंग टू की कितने साल प्रिजर्व करना चाहते हैं, क्या हम अभी फिर भी कितने साल एक के लिए? अगर डॉक्टर चारू आप एक अप्रोक्सीमेट आइडिया देना चाहें, क्योंकि मुझे लगता है आईवीएफ एक ऐसी चीज़ है जो एक बहुत बड़ी बात है सभी महिलाओं के लिए, और जो भी पेरेंट्स जो है बनना चाहते हैं, लेकिन इतनी जागरूकता जो है वो लोगों में नहीं है। See, I'm not working at an center as of now, so I will not be able to very good picture. Maybe Madam would enlighten us more on. डॉक्टर नुपुर, आप अगर कोई आइडिया दे पाएं कि एग्स फ्रीज अगर कोई महिला करना चाहती है तो इसकी कॉस्ट क्या होगी, और साथ ही आईवीएफ की कॉस्ट जो है वो भारत में कितनी पड़ती है? देखिए, ये तो बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि हर सेंटर में अलग कॉस्ट है। पर ऑन एन एवरेज अगर हम गवर्नमेंट सेंटर्स की बात करें तो वहां पर भी कम से कम 50,000 to 60,000 पर साइकिल लगता है आईवीएफ के लिए। और अगर हम एग फ्रीजिंग की बात करें तो थोड़ा कम होगा। लेकिन जो भी प्राइवेट सेंटर्स हैं, जो प्राइवेट आईवीएफ क्लिनिक्स हैं, वहाँ पे ऑन एन एवरेज बिटवीन 1 to 1.2 lakhs पर साइकिल विल बी द कॉस्ट ऑफ एग फ्रीजिंग। मतलब और ये अफोर्डेबल है, ऐसा नहीं है कि अगर आप पेरेंट बनना चाहते हो तो ये बहुत ही एक्सपेंसिव है। जी डॉक्टर चारू, आप कुछ कह रहे हैं? जी। मैं कह रही हूँ कि मोस्टली लैक्स इज फॉर एवरी साइकिल इन अ। तो आपको ये समझना है कि जब हम एम्ब्रियो फॉर्म कर रहे हैं, जैसे एक साइकिल है जिसमें हमने अंडे ट्रीट किए, हमने या हमने एग हमें अपने लिए हैं, दैट साइकिल इज अराउंड 1.5। जी। अब जो हमारे एम्ब्रियो बन गए हैं उन्हें हम ट्रांसप्लांट करना है इनटू द यूट्रस फॉर द नेक्स्ट फ्यू साइकिल्स, मच चीपर एज कंपेयर टू फॉर्मिंग द एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो फॉर्मेशन की कॉस्ट 1.2 के अंदर आ जाती है, एंड जो ट्रांसप्लांट ऑफ द एम्ब्रियोज है वो तो कुछ अंडर 50,000, तो विच इज अ वेरी कॉस्ट एज कंपेयर टू जो हमें पहले लगता था कि बहुत महंगा है, शायद हमें 5 करने पड़ते, वैसा नहीं है। और साथ ही डॉक्टर नुपुर, एक बहुत ज़रूरी सवाल है कि यहाँ पर डाइट का जिक्र मैं कुछ देर पहले कर रही थी, क्या डाइट का भी कुछ लेना देना जो है वो होता है जिस दौरान हम देख रहे हैं कि ये पूरा प्रोसीजर जो है वो आईवीएफ का चल रहा है? तो देखिए, डाइट तो आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। चाहे आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, या फिर आप अपनी फर्टिलिटी ट्रीटमेंट करा रहे हैं, या प्रेगनेंसी के दौरान, और ओवरऑल आपकी हेल्थ के लिए डाइट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। हम देखते हैं कि जितनी नॉन कम्युनिकेबल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, ये सब भी प्रेगनेंसी में बढ़ने लगी है। पीसीओडी है, जिससे कि इनफर्टिलिटी हो रही है, और प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड डायबिटीज जो हम पीसीओएस वाली महिलाओं में, या फिर ओबेसिटी एक जो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, वो भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि हमने देखा कि जिन लोगों को फर्टिलिटी ट्रीटमेंट चल रहा है और वो अगर ओवरवेट है या ओबीस है, या उनका बीएमआई बहुत हाई है, या उनकी सिडेंट्री लाइफस्टाइल है, तो उनमें फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स ज़्यादा देखी गई हैं। और एट द सेम टाइम जब वो अपना 7 to 10% वेट लॉस करते हैं या हेल्दी डाइट को फॉलो करते हैं, तो उनके रिजल्ट्स में बहुत बदलाव आता है और बहुत सक्सेस रेट इम्प्रूव करती है। डाइट का मतलब है कि डाइटिंग नहीं है, डाइट का मतलब है कि हमें ऑल 5 फूड कंपोनेंट्स हमारे खाने में होने चाहिए। जी। चाहे वो कार्बोहाइड्रेट है, वो प्रोटीन है, वो फैट है, मिनरल्स हैं, विटामिन हैं, फाइबर है, और हमारे वाटर। साथ डॉक्टर नुपुर एक कॉलर जुड़ चुके हैं, प्रीतपाल हमारे साथ जुड़े हैं। प्रीतपाल जी, आपका सवाल क्या है आईवीएफ को लेकर? मेरा सवाल ये है कि जैसे मेरी वाइफ है, उसकी ट्यूब्स ब्लॉक है। जी जी प्रीतपाल जी। हाँ, मेरा ये सवाल है कि मेरी जो वाइफ है उसको बेबी नहीं हो पा रहा है,
तो हमने एक बेबी जॉय जो है उसमें आईवीएफ कराया था, तो पॉजिटिव के बाद नेगेटिव हो गया। आप अपनी वाइफ को लेकर एक बात भी बता रहे थे, अगर आप उसे रिपीट कर पाए प्रीतपाल जी। हाँ, मेरी वाइफ में ऐसा है कि उनकी ट्यूब ब्लॉक है, तो जिसमें क्या होता है कि बच्चे दाने में गर्भ नहीं ठहरता। ठीक है डॉक्टर चारू, आपने सवाल सुना हो तो आप क्या रेकमेंड करना नहीं, चाहेंगे? आई वॉज अनेबल टू, बहुत कम वॉल्यूम आ रही, मेरे लिए सवाल रिपीट कर सकते हैं? जी बिल्कुल डॉक्टर चारू, वह कह रहे हैं कि आईवीएफ जो है उन्होंने कराया, नेगेटिव वहां पर आया और साथ ही ट्यूब्स जो है वह उनकी वाइफ की ब्लॉक है, तो आप क्या रेकमेंड करेंगे? क्या आईवीएफ यहाँ पर पॉसिबल है और क्या मेडिकेशंस भी पॉसिबल ही हो सकती हैं? बिल्कुल, आईवीएफ उन्हीं पेशेंट बना है जिनके अंदर अगर ट्यूब हेल्दी प्रेगनेंसी भी ट्राई कर सकते थे, यूट्रस अंदर हम सीमन छोड़ आते सकते थे। यदि ट्यूब ब्लॉक, पहले तो हमें सोच ट्यूब ब्लॉक हुई क्यों, जैसे टीबी या कोई ऐसी बीमारी है यूट्रस की लाइनिंग भी इफेक्ट हो सकती है। तो अगर हम डायग्नोज कर लिया कि ऐसी बीमारी है जिससे यूट्रस की लाइनिंग भी इफेक्ट हो सकता है, तो हम की लाइनिंग को बेहतर करने के लिए कुछ इलाज शुरू करते हैं। अगर टीबी है तो कर सकते हैं, जिससे कि प्रेगनेंसी का और सक्सेस रेट ज्यादा। अगर सब कुछ ठीक भी निकलता है, ट्यूब भी खराब है, जैसे नेचुरल प्रेगनेंसी की महीने करते हैं और हम करते हैं, ऐसा नहीं है। इस तरीके से जब आईवीएफ ट्राई कर रहे होते हैं तो पहली साइकिल में हम सक्सेस मिल जाए ये जरूरी नहीं है। एटलीस्ट 3 हम देते हैं, हमारी सक्सेस रेट क्या है, 3 बार तो हम एटलीस्ट ट्राई करते हैं। जैसे मैं आपको बताया, फॉर्मेशन जितनी कॉस्ट हर साइकिल में नहीं आया, क्योंकि एम्ब्रियो तो हम से पहले ही यूज कर चुके हैं जी। सक्सेस रेट वैसे भी फ्रोजन साइकिल्स का आ रहा है, तो यही फ्रोजन एम्ब्रियो हम अगले 2 बार लेंगे एंड 3 साइकिल रेट मच बेटर देन 1 साइकिल ऑफ। तो हताश ना होए, पहले ये डायग्नोज कराएं कि प्रॉब्लम क्या है। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यदि यूट्रस में कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ आइसोलेटेड की प्रॉब्लम ऑर्डर देंगे तो उनका तो सक्सेस हो जाएंगे। डॉक्टर नुपुर, एक फाइनल क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगी। यूट्रस का यहाँ पर जो है, इससे पहले कॉलर जो है जिक्र करते हुए नजर आए थे, इससे पहले हम जो है वह फर्टिलिटी की बात कर रहे थे कि यहाँ पर जो फीमेल एग जो है वो कितना हेल्दी है, उसका टेस्ट जो है वह किया जाता है। अब यहाँ पे यूट्रस का अगर हम जिक्र करें, उसका भी हेल्दी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके लिए भी टेस्ट जो है वह आईवीएफ से पहले किया जाता है। जी डॉक्टर नुपुर। देखिए, यूट्रस की हेल्थ जानने के लिए सबसे अच्छा जो है वो अल्ट्रासाउंड है, जिसको हम ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड कहते हैं। और वो बहुत ही उस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है जिसमें सब चीजें दिख जाती हैं। परंतु कई बार उसकी अपनी लिमिटेशन की वजह से, कई बार जैसे एंडोमेट्रियल पॉलिप है या यूट्रस में बच्चेदानी के अंदर पॉलिप है, कई बार वो मिस हो जाता है और सिर्फ लाइनिंग थिक के फॉर्म में दिखाई देता है। दूसरी चीज, अल्ट्रासाउंड से हम ब्लड फ्लो भी स्टडी कर सकते हैं। अल्ट्रासाउंड से हम ये भी देख सकते हैं कि बच्चेदानी में कोई रसोली तो नहीं है जिसको कहते हैं फाइब्रॉइड, और अंडेदानी में कोई सिस्ट तो नहीं है जिसको हम ओवेरियन सिस्ट कहते हैं। कई बार बच्चेदानी में अंदर बर्थ डिफेक्ट भी होते हैं जिनको हम कॉन्जेनाइटल यूट्राइन एनोमली के नाम से जानते हैं, कि बीच में कोई सेप्टम है या जी। बीच में कोई ऐसी चीज है जो कि कॉन्जेनाइटल बर्थ डिफेक्ट है और जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं टिक पाएगी, या बच्चेदानी में अंदर एडिशंस हैं, यानी कि झिल्ली बन गई है और उस झिल्ली पे अगर प्रेगनेंसी इम्प्लांट हुई तो बच्चा नहीं टिकेगा और मिस कैरेज का रिस्क या प्री मेच्योर डिलीवरी का रिस्क है। उन ऐसी महिलाओं में जिनमें मल्टीपल मिस कैरेज या फिर मल्टीपल ऐसी ऐसी परेशानियां हुई हैं, उन महिलाओं में हम हिस्ट्रोस्कोपी द्वारा बच्चेदानी को अंदर से देखते हैं। ये एक तरह की दूरबीन की जांच है। कई बार हम ओपीडी में भी करते हैं, कई बार शॉर्ट एनेस्थीसिया में भी किया जाता है कि अंदर से यूट्रस की हेल्थ कैसी है वो जानने के लिए। दूसरी चीज, कई इंडिया में जी। बच्चेदानी का टीबी जैसे जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस बहुत कॉमन है,
तो कभी कभी हमें एंडोमेट्रियल सैंपलिंग भी करनी पड़ती है, ये जानने के लिए कि टीबी तो नहीं है, और सबसे पहले उसका इलाज किया जाता है और फिर ही इस प्रोसीजर में आगे बढ़ते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर चारू, बहुत शुक्रिया डॉक्टर गुप्ता, क्योंकि मुझे लगता है ये बहुत ही ज़रूरी विषय था जिस पर बात होनी बेहद ज़्यादा ज़रूरी थी, क्योंकि प्रेगनेंसी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और पेरेंट बनना हर एक कपल जो है वह चाहता है। लेकिन इस बीच अगर फर्टिलिटी इश्यूज़ है, क्योंकि हम देख रहे हैं इनफर्टिलिटी इश्यूज़ जो है बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए नज़र आ रहा है, तो IVF भी आप अपना सकते हैं।